Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन स्टेट स्पीड टेस्ट नंबर 32 में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं और आज हम सभी जो है स्पीड टेस्ट को करेंगे। तो ध्यान दें, स्टेट का स्पीड टेस्ट नंबर 32 है जो आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें आज आपके सामने जो सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान प्रारंभ किया है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान प्रारंभ किया है? तो मित्रों आइए देखें क्या इसका जो सही आंसर है। इसका सही आंसर है लखनऊ। क्या आंसर है? लखनऊ। भाई सिंपल सी बात है, आप सभी ये जानते हैं कि लखनऊ is the capital of Uttar Pradesh. Lucknow is the capital of यूपी। एंड ये कह दें हम सेकंड की बहुत ढेर सारी पॉपुलेशन भी यहीं पर है। पॉपुलेशन यहीं पर है, देन दैट मीन्स उनके ट्रांजेक्शन्स भी तो यहीं होंगे। और कैसे ट्रांजेक्शन्स होंगे? डिजिटल होंगे। इसलिए डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए जो समर्थ अभियान प्रारंभ किया गया वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। तो लखनऊ जो है, मैं समझता हूं क्या है, इसका बिल्कुल सही आंसर है जो आपके सामने है। प्यारे बच्चों, आप सभी को समझ में स्पष्ट में आ रहा है, लखनऊ ही क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। Recently, which state government has implemented LADC system to provide the free legal aid to the poor? अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिए LADCS प्रणाली प्रारंभ की है? बहुत ही अच्छी प्रणाली है। लीगल एड डिस्प्यूट रिलेशन के लिए है ये। लीगल एड है, डिस्प्यूट सिविल स्टेट्स में है ये, सोसाइटी के रिगार्डिंग। तो क्या इसका सही आंसर है? इसका जो सही आंसर है वो छत्तीसगढ़ है। भूपेंद्र सिंह सरकार है छत्तीसगढ़ में। तो आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में फ्री लीगल एड की सर्विस के लिए LADCS प्रणाली जो है प्रारंभ की गई है। तो मैं समझता हूं इसका ये आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पहले भारतीय मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 2 राज्यों में एक साथ कार्य किया? भाई सिंपल सी बात है, एक ऐसे सीएम हमारे इंडिया के जो 2 स्टेट में रह चुके हैं, माने 2 स्टेट्स में वो एज अ सीएम के पद पर रह चुके हैं। तो ऐसे में तो भाई मुझे एक ही नाम याद आता है, ND तिवारी जी का, माननीय ND तिवारी जी। तो इसका जो सही आंसर है वो होना चाहिए नारायण दत्त तिवारी जी। तो आइए देखते हैं। यस, इज करेक्ट आंसर इज ND तिवारी। उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर ये मुख्यमंत्रियों के पद को सुशोभित कर चुके हैं। मुख्यमंत्री के पद पर ये नवाजे गए हैं, मुख्यमंत्री के पद पर ये रहे हैं। यह एक और नाम दिया है, पंडित गोविंद वल्लभ भाई पंत। पंडित गोविंद वल्लभ भाई पंत जो है ये हमारे उत्तर प्रदेश के बेटा पहले मुख्यमंत्री थे। सर्वसम्मत आधार पे इन्हें चुना गया था। फिर हम कहें सुचेता कृपलानी, ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी। नित्यानंद स्वामी जी बेटा ये एक महाराज थे, ये संत थे, ठीक है। हाँ, ये भी राजनीतिक पदों से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट द रिवर गंगा मोस्ट पॉल्यूटेड? उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गंगा जो है, गंगा नदी सर्वाधिक दूषित है किस जिले में? किस जिले में गंगा नदी सर्वाधिक दूषित है? कानपुर है, प्रयागराज है, बिजनौर है, बनारस है, क्या है इसका सही आंसर?
आइए देखते हैं इसका जो सही आंसर है वो क्या है। कानपुर तो मुझे लग रहा था, बिल्कुल कानपुर ही है, कानपुर ही जो है इसका सही आंसर। अगर हम बेटा गंगा की बात करें, गंगा नदी की बात करें, सिंपल थोड़ी सी जानकारी आप देख लें। गंगा रिवर की कुल लंबाई 25 किलोमीटर है। एक बात, गंगा अगर उत्तर प्रदेश की बात करें बेटा हम लोग, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से यह प्रवेश करके बिजनौर, फिर ये कह दे गढ़मुक्तेश्वर होते हुए हमीरपुर, हमीरपुर के बाद में ये कह दें ये कन्नौज, कन्नौज होते हुए फिर फर्रुखाबाद, इधर देख लें बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज होते हुए ये फिर ये आती नदी आगे कानपुर, कानपुर के बाद फतेहपुर, फतेहपुर के बाद में इलाहाबाद, फिर बाद बनारस, गाजीपुर, फिर इधर छपरा प्रवेश कर जाती है। तो जो कानपुर का सेक्टर है, कानपुर, कानपुर में चूंकि औद्योगिक फैक्ट्री भी है और अत्यधिक दूषित चीजें जो हैं वहां पे छोड़ी जाती हैं गंगा में, नाले वाले इत्यादि, जिससे हम कह सकते हैं कि कानपुर में गंगा सर्वाधिक क्या है, मैली है, मैली है माने दूषित है, दूषित शब्द जो है वहां पे है। तो ये ए ही बिल्कुल सही आंसर है। बाकी इन सभी जगहों पर गंगा फ्लो होती है ऐसा नहीं है, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो कानपुर है, करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच हाई कोर्ट ऑफ इंडिया हैज कंसीडर द चेंज ऑफ मेन नेम द फंडामेंटल राइट द बेसिस ऑफ आर्टिकल 19(1)(a एंड आर्टिकल 21(a। भारत के किस उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19(1)(a, अनुच्छेद 21 के आधार पर नाम परिवर्तन को मौलिक अधिकार मानता है? ऑप्शन है केरला हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। किस उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 19(a) और 21 को आधार पे नाम परिवर्तन का मौलिक अधिकार माना है? तो इसका जो सही आंसर है 1868 में आए इलाहाबाद हाई कोर्ट का है। इन सभी हाई कोर्ट में कर्नाटक, अगर हम दिल्ली को छोड़ दें या सभी को देख ले तो इलाहाबाद सबसे ज्यादा पुराना हाई कोर्ट है। इलाहाबाद ने आर्टिकल नंबर 19(1)(a और 21 को क्या कहा है, आधार के नाम परिवर्तन पे मौलिक अधिकार माना है। आइए देखते हैं 19(1)(a) क्या कहता है। आर्टिकल 19(1)(a ये देता है प्रेस की स्वतंत्रता। ये क्या देता है, प्रेस की स्वतंत्रता। भाई प्रेस को अगर हम कहें तो ये हमारे संसद में तो ना कह दे, भारतीय संविधान में अगर बेटा इसको कहें तो भारतीय संविधान में इसे चौथा स्तंभ माना गया है। भारतीय संविधान में हम ये कहें तो इसे फोर्थ पिलर माना गया है। ये क्या माना गया, इसको माना गया ये फोर्थ पिलर है। ये क्या है, ये फोर्थ पिलर है। इसके बाद अगर हम आगे कहें अगला पॉइंट कि 21 नंबर आर्टिकल 21 ये R2L है, राइट टू लाइफ है। ये जीवन जीने का जो अधिकार है वो हमें सिखाता है राइट टू लाइफ। क्या समझाता है, राइट टू लाइफ। ये तो ये इस तरह से कुछ बातें हैं, तो मैं समझता हूँ ये आपका स्पष्ट है, दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कानपुर के उत्तर प्रदेश ने कानपुर विश्वविद्यालय की किन छात्राओं को गांधी फेलोशिप के लिए चुना है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। CSM यूनिवर्सिटी है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कहते हैं कानपुर को। तो किन छात्राओं को गांधी फेलोशिप के लिए चुना गया है, या किस छात्रा को? पूजा विश्वकर्मा, अनामिका पोरवाल, श्रद्धा कृष्णा या उपरोक्त में सभी? तो क्या इसका सही आंसर है?
प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर है वो सभी है। इन तीनों लड़कियों को या इन तीनों बालिकाओं को गांधी फेलोशिप के लिए चुना गया है। किसके लिए चुना गया है? गांधी फेलोशिप के लिए चुना गया है, जिसमें नाम आता है पूजा विश्वकर्मा, अनामिका पोरवाल, श्रद्धा कृष्णा। तो तीनों को जो है गांधी फेलोशिप के लिए कानपुर विश्वविद्यालय से चुना गया है, और ये सभी कानपुर क्षेत्र से ही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सम्मुख है, सामने है। विश्वनाथ प्रताप का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विश्वनाथ प्रताप जी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, वीपी सिंह। वीपी सिंह कहते हैं शॉर्ट में, विश्वनाथ प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जन्मे हैं? लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद या बलिया? बलिया के चंद्रशेखर भी थे बेटा, आपको याद होगा, चंद्रशेखर जी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वैसे इनका जन्म इलाहाबाद, यस, प्रयाग बिल्कुल सही है, इलाहाबाद। और आज इलाहाबाद का जो परिवर्तित नाम है वो है प्रयागराज। अगर हम ये कहें प्राचीन नाम, पुराना नाम क्या है, वो है इलाहाबाद। तो क्या है? इलाहाबाद। ठीक है, और कौन है? विश्वनाथ प्रताप सिंह है, वीपी सिंह है, विश्वनाथ प्रताप सिंह। सन 90-91 के आसपास बेटा ये हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ये जो है इलाहाबाद क्षेत्र से हैं। तो इलाहाबाद जो है वो बिल्कुल सही और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो बच्चे इलाहाबाद बता रहे हैं या उन्होंने किया होगा, उन सभी ने किया है या सही किया है। अगर हम बेटा अपने यहाँ प्रधानमंत्रियों की लिस्ट के बारे में बात करें, तो हमारे यहाँ सबसे पहले जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में ये कह दें गुलजारी लाल नंदा साहब कुछ समय के लिए रहे हैं। फिर हम ये कहें पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद में अगर कहें तो इंदिरा गांधी के बाद में मोरारजी देसाई का समय था। मोरारजी देसाई के बाद फिर पुनः इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, फिर वीपी सिंह, फिर एच.डी. देवगौड़ा साहब, फिर उसके बाद में चंद्रशेखर जी बलिया के, फिर पी.वी. नरसिम्हा जी, फिर उसके बाद में पंडित ये कहते हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर कांग्रेस पार्टी में डॉक्टर मनमोहन सिंह, और फिर मनमोहन सिंह के बाद में आज ये कह दें तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, 26 मई 2014 से अभी तक। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रानी महल संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कानपुर है, लखनऊ है, झांसी है, वाराणसी है? रानी महल म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? कानपुर, लखनऊ, झांसी एंड वाराणसी। रानी महल संग्रहालय, इसका सही आंसर बेटा झांसी में है। रानी महल कहां पे है? झांसी में है। आप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से भी याद रख सकते हो भाई, सिंपल सी बात है। झांसी रानी कहाँ की थी? रानी झांसी की थी, तो संग्रहालय कहाँ होगा? झांसी में होगा। अच्छा बेटा एक बात और मैं बता दूं, अगर कभी आपको आ जाए मान लो केंद्रीय चारागाह अनुसंधान केंद्र, तो भी आप झांसी ही लगाएंगे, तो भी क्या लगाएंगे आप? झांसी लगाएंगे। माने झांसी ही करेक्ट आंसर है उस समय में, उस स्थितियों में भी। तो मैं समझता हूं आप इसको समझ पा रहे हैं और अच्छे से कर पा रहे होंगे, वेरी गुड। अगला है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य नहीं है? नहीं की बात किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश? चरकुला तो है, नौटंकी भी है, फूलपति भी है, तो भैया दादरा ही तो नहीं है। दादरा बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन था, इसका आंसर जो है बहुत ही सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। चरकुला, नौटंकी, फूलमती ये है। आइए मैं कुछ और नृत्यों के बारे में बात करता हूं, कुछ और डांस के बारे में आपको बताता हूं, क्या है वो देखिए। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य,
चरकुला, नौटंकी, रासलीला, कजरी, बिरहा, फगुआ, फूलपति, आल्हा, सोहर, इत्यादि। तो इतने जो है डांस या इतने जो फोक डांस हैं वो आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। चरकुला है, नौटंकी है, रासलीला है, रामलीला भी कर लो भैया, इत्यादि के बाद में चाहे तो इसको आप रामलीला एक यहाँ लगा लो, हमारे यहाँ रामलीला भी होती है। रासलीला, रामलीला, कजरी, बिरहा, फगुआ, फूलपति, आल्हा, सोहर, ये सभी जो हैं उत्तर प्रदेश में प्रमुख लोक नृत्य हैं, फोक डांस हैं। दादरा वादरा हमारे यहाँ नहीं होता बच्चा, ठीक। यस, अगला क्वेश्चन आपके सम्मुख है। निम्नलिखित में कौन सा या कौन सी नदी सरयू के नाम से जानी जाती है? बिल्कुल सही और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सरयू के नाम से तो हम घाघरा को ही जानते हैं, जो सही आंसर है। गोमती गोमत ताल से निकलती है, गोमती गोमत ताल पीलीभीत से निकलती है और गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है, गाजीपुर में गंगा से मिलती है। सोन अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है और पटना में गंगा से मिल जाती है। राम गंगा भैया कन्नौज में गंगा से मिल जाती है, गंगा से निकलती है कुमायूं या गढ़वाल उत्तराखंड से, ठीक। ऐसे घाघरा को क्या कहते हैं हम लोग? सरयू कहते हैं। इसे काली या नारायणी कहते हैं, नेपाल से निकलती है। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल सही आंसर घाघरा है, एकदम करेक्ट आंसर घाघरा ही बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां तक मैं समझता हूं अभी आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट होगा तो आप जरूर कंफर्म करेंगे या हमें बताएंगे। यहां तक आपका बिल्कुल स्पष्ट होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो आइए इसको मैप के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं, क्या है इसका सही आंसर। मान लीजिए कुछ इस तरह से है उत्तर प्रदेश, आपको ऐसा कुछ दिखता है बच्चों? ओ, ऐसा कुछ उत्तर प्रदेश है। अब अगर हम ये कहें उत्तर प्रदेश कुछ ऐसा है, तो उत्तर प्रदेश में यहां से जो सीमा लग रही है वो तो है उत्तराखंड की, यहाँ जो सीमा टच करती है वो है हिमाचल प्रदेश की, यहाँ जो सीमा टच करती है वो है हरियाणा की, यहाँ जो सीमा टच करती है वो है दिल्ली की, यहाँ जो सीमा टच करती है वो है राजस्थान की, यहाँ जो सीमा टच करती है वो है मध्य प्रदेश की, यहाँ नीचे क्षेत्र में जो सीमा बनाती है वो है छत्तीसगढ़ की, यहाँ से सीमा बनती है झारखंड की,
यहाँ ऊपर सीमा बनती है बिहार राज्य की, बिहार राज्य के। तो इतने जो राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ में अपनी सीमाएं बनाते हैं, और वो स्पष्टता आप समझ पा रहे हैं मेरे ख्याल से। ऊपर अगर हम कहें तो ऊपर जो है यहाँ से लगभग यहाँ तक का जो है वो नेपाल से है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है यहाँ पे ये। तो अब अगर आप यहाँ पे काउंटिंग अगर करते हैं या काउंटिंग करके आप जानते हैं तो क्या देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, जिसमें दिल्ली जो है वो एक है यूटी। और सबसे बड़ी सीमा, सबसे बड़ी जो सीमा बनती है वो बनती है मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश जो है वो मैं समझता हूं बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए आपके लिए। मध्य प्रदेश बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए इसमें। आइए देखते हैं क्या है इसका बिल्कुल सही आंसर, और एक जो सटीक उत्तर आपको मिलेगा बच्चों, सटीक मध्य प्रदेश मिल रहा है। फिर आप देख लीजिए मध्य प्रदेश सबसे अधिक सीमा बना रहा है। अगर फिर कहें हम सबसे छोटी सीमा, सबसे जो छोटी सीमा बन रही है वो बना रहा है हिमाचल प्रदेश, सबसे छोटी, सबसे छोटी सीमा ये, और सबसे बड़ी सीमा यहां से। तो मैं समझता हूं यहां तक का स्टेप एकदम क्लियर है, यहां आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ा कायदा बहुत अच्छे समझ आया होगा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है। राष्ट्रीय भुगतान निगम के अनुसार राज्य डिजिटल लेन देन में शीर्ष पर है। Which state of the top the digital transaction as per National Payment Corporation? केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। सिंपल सी बात है, जहां आबादी ज्यादा है, जहां लोग ज्यादा हैं, वहां वित्तीय व्यवस्थाएं ज्यादा हैं, ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रहे होंगे। तो राष्ट्रीय भुगतान निगम के अनुसार ऐसे में वो राज्य होना चाहिए हमारा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। यस, देखिए उत्तर प्रदेश होना चाहिए, लेकिन वित्तीय राजधानी क्या है, महाराष्ट्र या मुंबई। तो माफ करें, इसका सही आंसर महाराष्ट्र ही है, महाराष्ट्र करेक्ट आंसर है। प्यारे बच्चों, अगर हम ये कह दें फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, वित्तीय राजधानी, वित्तीय राजधानी क्या है, मुंबई। और मुंबई किस राज्य में है, महाराष्ट्र। तो ट्रांजैक्शंस के आधार पे महाराष्ट्र करेक्ट होगा, ना कि यूपी, केरल एंड मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या है, महाराष्ट्र है। तो जो बच्चे महाराष्ट्र के साथ में जा रहे हैं, महाराष्ट्र जिन्होंने किया है, उन सबका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मनमावड़िया, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मावड़िया ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर या गौतम बुद्ध नगर? क्या है इसका सही आंसर? केंद्रीय मंत्री मनसुख मावड़िया ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में खाद्य सुरक्षा, ठीक है, मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण की स्थापना की है? तो क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है। क्या है सही आंसर है? उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट है। तो गाजियाबाद में मनसुख मावड़िया खान साहब ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उद्घाटन की बात कही है, उद्घाटन इन्होंने भी किया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है आपका। अकॉर्डिंग टू द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अ रैंकिंग फ्रेमवर्क यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, which universities of Uttar Pradesh has been secured a second rank? IIRF भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, एमआईटी यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? जिसका जो सही आंसर है वो है एमआईटी यूनिवर्सिटी। क्या नाम है? एमआईटी यूनिवर्सिटी। एमआईटी को आईआईआरएफ में
सेकंड रैंक मिली है। क्या नाम है? एमिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी। आपने लखनऊ में देखा है, एमिटी इंटरनेशनल स्कूल भी है और एमिटी यूनिवर्सिटी भी है। इट्स करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति ने मिस उत्तर प्रदेश 2023 का खिताब जीता है? देखिए भाई, मिस उत्तर प्रदेश कौन बनी है? मिस यूपी, मिस यूपी कौन बनी है? नेहा पांडे, प्रिया सिंह, मुस्कान गुप्ता, सानिया मिर्जा। भाई देखो, सानिया मिर्जा तो होंगी नहीं, ये तो टेनिस स्टार हैं, ठीक है। नेहा पांडे, प्रिया और मुस्कान, अब इन्हीं तीन में से एक बचा है, तो मेरे ख्याल से मुस्कान का नाम होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है मुस्कान गुप्ता। मुस्कान गुप्ता को हाल ही में उत्तर प्रदेश में मिस उत्तर प्रदेश 2023 का अवार्ड प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई डाउट नहीं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सटीक है। अब आपके सामने एक अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है? अभी देखिए, मैंने आपको लास्ट बताया था, किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है? फिरोजाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र या इनमें से कोई नहीं। अब चूंकि बात किससे कर रहे हैं? बात कह रहे हैं किसकी सीमा लगती है? फिरोजाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र या उपरोक्त में सभी? क्या है इसका सही आंसर? तो मित्रों आइए देखें, इसका जो सही आंसर है वो सभी है। मतलब फिरोजाबाद, मिर्जापुर और सोनभद्र जो है, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों सीमा बनाने वाले सभी से बनाते हैं। सोनभद्र भी है, फिरोजाबाद भी और मिर्जापुर भी है। तीनों जिले क्या करते हैं? मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? भारतीय दलहन की बात की गई है, दलहन की, तो दलहन की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कानपुर शहर आना चाहिए। यस, कानपुर सही है। आइए हम आपको कुछ संस्थान बताते हैं जिससे आपको याद रहेगा। अगर हम ये कहें, जैसे भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र, आलू अनुसंधान केंद्र, तो आलू अनुसंधान केंद्र जो है, भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करें तो ये कहाँ है? आलू का अनुसंधान केंद्र है शिमला में। कभी आ जाए भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र तो कटक। अगर आ जाए भारतीय दूध अनुसंधान केंद्र तो हो जाएगा करनाल हरियाणा। अगर आ जाए भारतीय चारागाह भूमि अनुसंधान केंद्र तो हो जाएगा झांसी। जैसे अगर कभी आ जाए भारतीय भैंस अनुसंधान केंद्र तो हो जाएगा हिसार या हरियाणा। जैसे आ जाए कभी गाय अनुसंधान केंद्र तो हो जाएगा नागपुर। जैसे आ जाए भारतीय बकरी अनुसंधान केंद्र, मान लीजिए कभी बकरी अनुसंधान केंद्र तो हो जाएगा मथुरा या मेरठ, आप लगा दें मथुरा, ठीक है। ऐसे ही जैसे अगर बात की गई है बीरबल सहानी, बीरबल सहानी पुरातत्व विभाग, पुरातत्व विभाग की अगर हम बात करें या जूलॉजिकल गार्डन की बात करें तो कहाँ है? लखनऊ। जैसे बीज प्रमाणीकरण केंद्र की बात करें, बीज प्रमाणीकरण केंद्र की बात करें लखनऊ। जैसे घड़ियाल प्रजाति प्रजनन सुरक्षा केंद्र की बात करें, प्रजनन की बात करें तो लखनऊ। कानपुर जैसे तोपखाना गोला बारूद की बात करें तो यहीं पर। वाराणसी जैसे रेलवे लोकोमोटिव DLW वर्क की बात करें तो यहाँ। मेरठ खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है।
खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। तो मैं समझता हूँ ये आपको जो है एक पर्याप्त नॉलेज है, पर्याप्त चीजें हैं यहाँ पे, जो चीजें आपके सामने स्पष्ट हैं, क्लियर है। तो इसका आंसर जो था आपने देखा वो कानपुर ही सही था। अगला क्वेश्चन है, बीएचयू की स्थापना किस वर्ष हुई है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1924, 1918, 1920, 1916। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय जो सबसे प्रमुख व्यक्ति थे उनका नाम था MMM, माने मदन मोहन मालवीय, और यह स्थापना हुई थी 1916 के समय में। तो इसमें जो सही आंसर होना चाहिए वो 1916 होगा। ध्यान देंगे। अगर हम बात करें BHU PSB, तो इस समय में मदन MMM 1916 AD, मतलब क्या कहेंगे? मतलब कहेंगे मदन मोहन मालवीय 1916 ईस्वी में स्थापना हुई। तो डी आंसर जो है मैं समझता हूँ बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। जो डी था, BSB माने बनारस, शॉर्ट टर्म में क्या है? बनारस, ऐसे। ठीक है, तो ये इतनी बातें जहां तक आपको स्पष्ट हैं, इतनी बातें क्लियर हैं, अब इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सम्मुख है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है? मीन्स फाइंड अ रेड सॉइल। इसे हम लैटराइट मिट्टी भी कहते हैं, इसे लैटराइट मिट्टी भी कहते हैं, लैटराइट सॉइल भी कहते हैं, लैटराइट मिट्टी या रेड सॉइल कहते हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो मिर्जापुर है, बिल्कुल सही आंसर है मिर्जापुर। आइए समझते हैं मिट्टी के बारे में। सॉइल डे हर साल मनाते हैं 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर को हर साल मनाते हैं सॉइल डे। एक पॉइंट। अगला पॉइंट देखें, क्या देखेंगे? अगला पॉइंट हम ये देखेंगे, मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी। अगर हम बात करते हैं दोमट मिट्टी की, माने ऑलिवियल सॉइल की, तो ऑलिवियल सॉइल में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन है। अगर यही बात करते हैं रेड सॉइल की, रेड सॉइल या फिर येलो सॉइल, यहाँ पे चावल मीन्स धान, इनका उत्पादन देखने को मिलता है। या ये कह दें जैसे फूल है, फल है, इत्यादि चीजें जो है यहाँ पे होती हैं। तो मिर्जापुर जो है वो सही है, मिर्जापुर का हिस्सा जो है वो क्या है? वो सही है। मैं समझता हूँ यहाँ क्लियर है, इस यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक की बातें स्पष्ट हैं, यहाँ तक की चीजें क्लियर हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? आपको पता है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और उनके ही मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री का नाम माननीय श्री आपके सामने है श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री सुरेश खन्ना जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी। तो जो इसका सही आंसर है वो है श्री सुरेश कुमार खन्ना जी। वित्त मंत्री कौन है? श्री सुरेश कुमार खन्ना जी। ठीक है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें वित्त मंत्री, तो श्री सुरेश खन्ना जी, श्री सुरेश खन्ना जी वित्त मंत्री हैं। अगर हम कहें केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री केशव
प्रसाद मौर्य जी, केशव प्रसाद मौर्य जी पंचायती विभाग दिया गया है इनको, पंचायत विभाग। ये अगर ऐसे ही हम बात करें जैसे स्वतंत्र देव सिंह जी, स्वतंत्र देव सिंह जी, इन्हें जल कल एवं आपूर्ति दिया गया है। जैसे अगर हम कहें ब्रजेश पाठक जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी, इन्हें उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। इस तरह से आप देख रहे हैं सूर्य प्रताप शाही जी को खाद्य प्रसंस्करण विभाग है। इस तरह से अन्य जो है डिपार्टमेंट्स अलग अलग व्यक्तियों को दिए गए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तेलंगाना फॉर्मेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। आइए देखिए तेलंगाना का कब बना है। तो पहले तो इसको हम मैप में देख लें कहाँ पे तेलंगाना है, वो हमें स्पष्ट होना चाहिए। ये हिस्सा जो नीचे आपको दिखता है ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा है और ये जो हिस्सा दिखता है वो तेलंगाना का हिस्सा है। तेलंगाना जो है वो 2 जून 2014 को बना था। तेलंगाना की अगर राजधानी हम कहें तो प्रारंभिक में राजधानी अमरावती, लेकिन वर्तमान क्षेत्रों को देखते हुए हैदराबाद कवर करता है, हैदराबाद देन अमरावती। तो 2 जून 2014 तेलंगाना की स्थापना दिवस का समय है। तो मैं समझता हूं यहां तक की चीजें जो है मित्रों आपको क्लियर होंगी। यहां तक की चीजें आप सभी को विद्यार्थियों सही है, सटीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर थोड़ा और हम देख लें जैसे अभी कुछ और जो नए स्टेट्स हमारे यहाँ बने थे 1 नवंबर 9 नवंबर ले लें, मान लो हमें कॉल ले लें 9 नवंबर 16 नवंबर सन 2000 एडी में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये 3 राज्य बने थे। ये भी आपको स्पष्ट होना चाहिए क्योंकि अभी रिसेंट है तो हो सकता है कभी आपसे पूछा जाए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड के बारे में। यस, करेक्ट आंसर 2 जून था। देखिए 2 जून बिल्कुल जो है स्पष्ट है। 2 जून क्या है, अब बिल्कुल सही आंसर है, कोई गलती नहीं, कोई डाउट नहीं, चीजें स्पष्ट हैं, चीजें आपको क्लियर हैं, समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह विनोबा भावे चूजन एज अ फर्स्ट सत्याग्रही हु वाज द सेकंड सत्याग्रही। बिल्कुल सही है भाई, 1940 में आचार्य विनोबा भावे जी सबसे पहले सत्याग्रही आंदोलन के अग्रनेता थे या प्रणेता थे। आचार्य विनोबा भावे जी ने तेलंगाना क्षेत्र में भूदान आंदोलन भी प्रारंभ किया था और आचार्य विनोबा भावे जी ने ही जय जगत और वसुधैव कुटुंबकम की बात भी कही या इसका स्लोगन दिया। आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में 2023 में G20 का एक सम्मेलन हुआ जिसमें वसुधैव कुटुंबकम को उसकी एक टैगलाइन के रूप में, एक परिमार्जित रूप में रखा गया। तो वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन नेशन वन फ्यूचर जैसी बात की गई है। तो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया था। किसका नारा दिया था? वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया था। कुटुंबकम का नारा दिया और जय जगत का नारा दिया, जय जगत का नारा दिया। तो ये स्पष्टता जो है क्लियर है। और हमारे यहाँ जो दूसरे सत्याग्रही थे उनका जो नाम था वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसे तीसरे जो सत्याग्रही हैं वो श्री ब्रह्मदत्त जी हैं।
तो आइए देख लेते हैं, इसका जो सही आंसर है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ब्रह्मदत्त जी तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रही हैं। ये तीसरे जो सत्याग्रही हैं वो ब्रह्मदत्त जी हैं। पहले आचार्य विनोबा भावे जी थे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो मैं समझता हूं यहां तक की बातें आप सभी को मित्रों क्लियर होंगी, यहां तक की बातें आप सभी को स्पष्ट होंगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1948 से लेकर 1964 तक 16 साल 286 दिन के लंबे कार्यकाल को पूरा किया और भारत देश के सबसे प्रसिद्ध, सबसे महानायक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री का पद भी संभालते थे। अब आपके सामने अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? Which of the following is a constitutional body? डेवलपमेंट काउंसिल, नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो सी होना चाहिए बेटा। देखो ऐसे हम कहें, फाइनेंस कमीशन जो है, फाइनेंस कमीशन, इसे भारतीय संविधान में जगह दी गई है आर्टिकल नंबर 280 में। हिंदी में कहते हैं वित्त आयोग, और सबसे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी साहब थे, ये सब जानते हैं। वर्तमान में एन.के. सिंह साहब हैं। अब एनडीसी क्या है बेटा? ये जो एनडीसी आप देख रहे हैं, 6 अगस्त 1952 को एनडीसी बना था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसका उद्देश्य है भारत में पंचवर्षीय योजना या प्लानिंग कमीशन को ब्रेक करना, प्लानिंग कमीशन को रोकना। ऐसे ही अगला पॉइंट हम समझे, नीति आयोग जो है ये 1 जनवरी 1900 ना कह के 2015 कहें वो ज्यादा उचित है। 1 जनवरी 2015 को ये बना और ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया था, जिसका काम इज अ थिंक टैंक, ये थिंक टैंक की तरह कार्य करता है। प्लानिंग कमीशन की जगह रिप्लेस करके इसको बनाया गया। तो ये करेक्ट इसका आंसर है। नीति आयोग देखा, लेकिन हमें करेक्ट आंसर क्या पाना था? करेक्ट आंसर हमें लाना था कौन सा संवैधानिक निकाय है। तो संविधान में यही है। अभी ये दोनों क्या है? स्टेचुरी बॉडी है, सांविधिक है। ये क्या है? ये इन्हें हम सांविधिक बोलेंगे। संवैधानिक नहीं, ये सांविधिक है, स्टेचुरी बॉडी के रूप में काम करते हैं। ये नन ऑफ दिस का कोई मतलब ही नहीं बेटा, वो कुछ नहीं है, वो गलत है। ठीक है, तो मैं समझता हूं यहां तक एकदम आपको स्पष्ट है, क्लियर है। यस, करेक्ट आंसर इज अ फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280। एन.के. सिंह। हिमालय के किस भाग में पीर पंजाल श्रेणी स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिमालय के किस भाग में पीर पंजाल है? सिक्किम, महान हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, क्या है इसका सही आंसर? तो प्यारे बच्चों, सही आंसर इसका महान हिमालय होना चाहिए। महान हिमालय होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं भारत की, इस तरह से हमारा भारत देश है, आप देख पाते हैं सभी विद्यार्थीगण ऐसे। तो हिमालय का हिस्सा लगभग इस तरह से है। अब इस हिस्से में ही हमारा जो है इतने पार्ट में आता है ट्रांस हिमालय, फिर हिस्से में स्टार्ट होता है मिड हिमालय, मिड का ही जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं ग्रेट हिमालय, और ग्रेट हिमालय में ही हमारा पीर पंजाल रेंज जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट वाला जो है वो बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं समझता हूं यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी सिक्किम लेसर एंड यू वॉच द मिडिल हिमालय, दिस अनदर पार्ट ऑफ द हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया हाउ मेनी मेजर बायो जियोग्राफिकल रीजन आर देयर? भारत में कुल कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? कुल कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? 12 हैं, 14 हैं, 10 हैं, 16 हैं, सॉरी 9 हैं
क्या सही आंसर है? 12, 14, 10, 9। आइए देखते हैं, मुझे लगभग 10 लग रहा है, 10 ही सही आंसर है। यस, 10 इज द करेक्ट आंसर। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की बात करें तो टोटल 10 जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। मैं समझता हूं यहां तक की चीजें आपकी स्पष्ट हैं, यहां तक की चीजें आप सभी को बकायदा क्लियर हो चुकी हैं बेटा। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तो आज का सेशन जो है बस हम यहीं पर एंड करते हैं। प्यारे बच्चों, आज का सेशन यहीं समाप्त है। यहां तक की स्पष्ट है चीजें। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको सभी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर दिया जाए। नेक्स्ट टाइम मैं और भी अच्छा करने का प्रयास करूंगा और आप सभी बच्चों से मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी निरंतर महिंद्रा की स्पीड टेस्ट के साथ आप जुड़े रहें। महिंद्रा का टैगलाइन ही है, योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। तो प्यारे बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद। धन्यवाद बेटा।